हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 29.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 29.1 कंप्लीट किया था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 29.2 स्टार्ट करेंगे और इसमें जो थ्योरी है वो वही यूज होगा जो एक्सरसाइज 29.1 में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा हुआ है। वहाँ पे हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। अगर दो डायरेक्शन रेशियो दिया रहे, दो स्ट्रेट लाइन का दोनों का डायरेक्शन रेशियो पता है, तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता था, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या था, पैरेलल कंडीशन क्या था, इन सभी थ्योरी का यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 29.2 सॉल्व करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि देखो, अगर मान लो कि डायरेक्शन रेशियो पहले वाले लाइन का है A1 और A1 B1 और C1 है ना, ये एक डायरेक्शन रेशियो है लाइन फर्स्ट का, और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन होता था कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये था परपेंडिकुलर का कंडीशन। ठीक है, और पैरेलल कंडीशन था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये होता था पैरेलल लाइन का कंडीशन। ठीक है, अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते थे? तो अगर दो लाइन का इक्वेशन दिया हो आर वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, A1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू B1 वेक्टर, और दूसरा स्ट्रेट लाइन हो A2 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू B2 वेक्टर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था मॉड ऑफ A1 क्रॉस A2 सॉरी A2 माइनस A1 वेक्टर, या फिर A1 माइनस A2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आगे मॉडुलस है। इसका डॉट लेते थे हम लोग B1 क्रॉस B2 के साथ, है ना, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है ना, ये था हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला अगर दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है तो इन सभी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 29.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज है 29.2। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों लाइन का जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में है, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है और तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन रेशियो तो हम लोग लिख ही सकते हैं, है ना, 2k इज इक्वल टू Z-3 डिवाइडेड बाई 2। एक लाइन तो ये है, दूसरा लाइन है x-1 अपॉन में 3k इज इक्वल टू y-1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू Z-6 डिवाइडेड बाई -5। क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है तो k की वैल्यू निकालिए। ठीक है, देखो k कहाँ पे, यहाँ पे देखो, है ना, ये k दिख रहा होगा आपको। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर गिवन है, तो बोलता है k की वैल्यू आप बताइए। तो देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था कि x माइनस x1/A1 और इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय B1 इज इक्वल टू Z-1 बाय C1। तो यहाँ पे A1 B1 C1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है ना, तो इसी फॉर्म में ये होना चाहिए था। देखो, x माइनस x1 अपॉन में A1 है, y माइनस y1 अपॉन में B1 है, z माइनस z1 अपॉन C1, यानी दोनों स्ट्रेट लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज कितना है, इसका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा -3 2k और 2, तो -3 2k एंड 2। डायरेक्शन रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, है ना, कि डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का जो सम होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो देखो 3k 1 और -5, तो 3k 1 एंड -5 दोनों का डायरेक्शन रेशियो पता है। अब चूंकि लाइन 1 लाइन 2 परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम कितना लेंगे, 0 लेके चलेंगे, तो बोलेंगे -3 इंटू 3k, तो -3 इंटू में 3k, फिर प्लस 2k इंटू 1 यानी 2k इंटू में 1, फिर प्लस और 2 इंटू -5, तो 2 इंटू -5 इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, 0। तो यह आ जाएगा माइनस का 9k और यह जाएगा प्लस का 2k और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा कितना, माइनस का 7k और इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितना आएगा, -10/7, और ये इसका आंसर हो गया। हमें k की वैल्यू ही पूछा गया था। ठीक है ना, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है,
तो मैं इस फॉर्मूले को मिटा दूं, है ना। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर डायरेक्शन रेशियो दो लाइन का दिया हुआ है, तो अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हुआ तो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 होता है, और पैरेलल हुआ तो डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा या बराबर होगा। तो देखो, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ये। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे दिया गया क्या कि एक लाइन है जो ओरिजिन और एक पॉइंट को ज्वाइन करेगा। तो एक हमने ले लिया ओरिजिन और एक पॉइंट है 2,1,1, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स। अच्छा, ये जो लाइन है किसी दूसरे लाइन में परपेंडिकुलर है, इस पे भी 2 पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना। चलो इसको नाम देते हैं ए बी, इसको नाम देते हैं सी डी। तो सी पॉइंट कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ 3, 5, -1, 3, 5 एंड -1, और अगला दिया हुआ है डी, इसका कोऑर्डिनेट है 4, 3, -1, 4, 3, -1, ठीक है, ये दे रखा है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, सो दैट द ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 2, 1, 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स 3, 5, -1 एंड 4, 3, -1, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ए बी का और सी डी का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट का सम देखेंगे, अगर 0 आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट दिया हो। अच्छा, यहाँ ओरिजिन है मतलब ये 0, 0 होगा, है ना, 3 0 होगा। तो 2 पॉइंट दिया, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, x2 - x1, यानी 2 - 0 करेंगे 2 आ जाएगा, है ना। अगला बोलो, और 1 - 0 तो 1 आ जाएगा, फिर अगला 1 - 0 1, यानी कि डायरेक्शन रेशियो तो आ चुका है ए बी का। अब हम लोग डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी का निकाल लेते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो देखो x2 - x1, 4 - 3 यानी कि 1 आ जाएगा। अगला आएगा 3 - 5 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, -1 और -1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन रेशियो आ गया है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इन दोनों डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 और प्लस में 1 × -2 यानी 1 × -2, फिर क्या आ जाएगा 1 × 0, 1 × 0, तो क्या आएगा निकल के, ये आ जाएगा 2 - 2 और प्लस में कितना 0 इक्वल टू 0 आ गया, है ना। सो ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और ये हो गया प्रूव्ड। हमें यही प्रूफ करना था कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, और ये प्रूफ हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी बी इतना। अच्छा, चारों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। अच्छा, बी का जो कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट 4, 5, 7, 4, 5, 7, और सी का जो कोऑर्डिनेट है -4, 3, -6, -4, 3, -6, और डी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, 9, 2, 2, 9, 2। हमें करना क्या है कि रेस्पेक्टिव देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के बीच का एंगल निकालना है। देखो, अगर ए बी और सी डी के बीच का एंगल निकालना है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा, ए बी का भी और सी डी का भी। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकाल लेते हैं ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, तो ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये है, 2 पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 - x1 यानी 4 - 1 3 हो जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा, 7 - 3 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसका, सी डी का, तो 2 - 4 यानी 6 हो जाएगा, 9 - 3 ये भी 6, 2 -6 यानी कि 8 आ जाएगा। दोनों का डायरेक्शन रेशियो आ चुका है। तो हम लोग एंगल निकालेंगे कैसे, कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे a1 a2 यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 6, फिर प्लस में 3 × 6 प्लस में 4 × 8, 4 × 8, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 9 + 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, यानी कि 36 + 36 प्लस 8 8 जा 64 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 18, है ना, 18 + 18 यानी 18 + 18 + 8 × 32 32 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय
ये हो जाएगा 9 9 18, तो 16 दिन 32, 34 हो जाएगा, √34। और यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा कितना 136 आ जाएगा, 136। अब इसको जरा तोड़ते हैं, कितना आ जाएगा ये 36 और 32, तो 32 दूनी 64 और 4 68 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 34 इंटू 136, तो यहाँ पे 34 इंटू 136, क्योंकि सभी रूट में तो एक साथ हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, यह आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, तो 34 को लिख सकते हैं कितना 2 इंटू 17 है ना, और 136 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 17, 17 दूनी 34, 34 दूनी 34 2 जा, तो 4 दूनी 8, 136 को तोड़ लेते हैं ना जी 2 से, तो 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 68 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और 17 चौके 68। अच्छा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना 17 चौके यानी 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 17 चौके 68 और 68 दूनी 136 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मैं मिटा दूँ। तो देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ऊपर में आ जाएगा 68, ऊपर में 68 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो 17 और 17 दो बार, तो एक 17 बाहर कर देते हैं, ये 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, और ये 4 है, ये भी इसका एक 2 बाहर आ जाएगा है ना, और यहाँ देखो 17 चौके 68 है ना, 4 आ जाएगा ऊपर में, और ये दोनों कट जाएगा है ना, तो क्या बचेगा 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गया 1, तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस के किस एंगल पे वैल्यू 1 होता है, तो 0 डिग्री पे, तो एंगल आ गया कितना 0 डिग्री, और ये हो गया इसका आंसर। तो हमारे बुक में जो आंसर दिया है इसका वो गलत है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे बुक में आंसर गलत है, आपके अगर बुक में अगर 0 डिग्री है तो सही है, और इसके अलावा कुछ और है तो वो गलत आंसर है। ठीक है ना, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर। देखो डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, यानी कि L1 का डायरेक्शन रेशियो कितना है, दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ कितना A B एंड C, तो A B एंड C ये क्या है डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 है, और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है वो है B माइनस C, C माइनस A, B माइनस C कॉमा C माइनस A कॉमा A माइनस बी, A माइनस बी, ये भी क्या है डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, तो बोला है कि एंगल निकालिए दोनों के बीच का, तो एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A को B माइनस सी से, तो A इंटू बी माइनस सी, फिर प्लस में B इंटू सी माइनस ए, फिर प्लस में C इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट इसके डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर का सम, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और अंडर रूट B माइनस सी का स्क्वायर, तो B माइनस सी का स्क्वायर नीचे हो जाएगा प्लस C माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा A माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है ना, बस अब इसको सॉल्व कर देना है और चेक करेंगे कितना आएगा वैल्यू, तो यह आ जाएगा AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB और प्लस में AC माइनस BC आ जाएगा डिवाइडेड बाय, और ये जो वैल्यू आ रहा है कितना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ पे रूट अंडर B माइनस C का स्क्वायर और प्लस C माइनस A का स्क्वायर और प्लस A माइनस B का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो ऊपर में आप देखो सभी कट जा रहा है, प्लस में AB और ये माइनस में AB कट गया, माइनस का AC प्लस का AC माइनस का BC प्लस का BC, ऊपर आ गया 0, और 0 बाई समथिंग क्या हुआ 0 होगा, तो वैल्यू कितना निकल के आया 0, तो हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ गया 0, और कॉस थीटा 0 कब होता है जब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, इसमें लिखा है सो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस। देखो 3 लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है। ठीक है ना, तो डायरेक्शन कोसाइंस है ना लाइन फर्स्ट ऑफ L1 मान लो। ठीक है, इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ कितना 12/13 कॉमा 3/13 -3/13 -3/13 कॉमा
और -4/13, -4/13, ठीक है ना। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L2 यानी सेकंड वाले लाइन का 4/13, 12/13, 4/13 कॉमा 12/13 कॉमा और है 3/13, 4/13, 12/13 और 3/13 ये दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ थर्ड लाइन है ना, ऑफ L3 ले लो, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3/13 कॉमा -4/13 कॉमा और 12/13, ठीक है ना। आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, हमें ये प्रूफ करना है ये तीनों लाइन जो होगा वो म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तब सुनना, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे कि L1 और L2 इन दोनों का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो इसका मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का जो सम होगा वो 0 होना चाहिए, है ना। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक करने जा रहे हैं L1 L2 परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो देखो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट का सम लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 12×4 = 48, यानी कि 48/13, फिर प्लस में लेंगे -3/13 को 12/13, 13 नहीं 169 हो जाएगा, 13 × 13 169 हो जाएगा, 169। ऊपर देखो -3 × 12, तो यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कितना 12×3 = 36, यानी 36/169 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4×3 = 12, यानी -12/169 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे क्या कि नीचे तो 169 है, 169 ऊपर आ जाएगा 0, यानी वैल्यू कितना आ गया 0। तो बोलेंगे कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, क्योंकि इनके डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट का सम कितना आ गया 0 आ गया, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखो L1 और L2 का चेक करते हैं कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4×3 = 12, यानी 12/169, फिर प्लस में लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 12×4 = 12×4 = 48, यानी 48/169 हो जाएगा, है ना, 12×4 = 48। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×3 = 36, तो प्लस में 36/169 हो जाएगा। इसको भी देखो ऊपर में जोड़ोगे तो 0 आ रहा है, नीचे 169 आ रहा है, तो यहाँ भी आ गया 0। तो हम लोग बोलेंगे L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, और ये हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या देखें, L1 परपेंडिकुलर है L2 पे और L2 परपेंडिकुलर है L3 पे, तो ये सभी क्या हो गया आपस में परपेंडिकुलर हो गया। सो L1 L2 एंड L3 आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, है ना। और ये हो गया प्रूव्ड, हमें यही प्रूफ करना था ये तीनों लाइन आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा, और ये हो गया प्रूफ। तो मैं उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4, 7, 8 एंड 2, 3, 4, है ना। एक लाइन है जो L1 उसको मान लेते हैं ये पास कर रहा है, किससे, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। वो पॉइंट क्या है 4, 7, 8 एंड दूसरा जो पॉइंट है 2, 3, 4, 2, 3, 4, ये जो लाइन फर्स्ट है इन दोनों लाइन पॉइंट से पास कर रहा है। और लाइन 2 जो है ना, लिखा हुआ क्या, इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स ये नहीं है, अच्छा ये पास कर रहा है दूसरा लाइन 1, -2 एंड 1, फिर दूसरा है पॉइंट -1, -2 और 1 था, ठीक है। और अगला है 1 to 5, 1, 2, 5। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन क्या होगा पैरेलल होगा। दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो इसका डायरेक्शन अगर हम लोग रेशियो निकालें डायरेक्शन रेशियो तो क्या मिलेगा, तो देखो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, x2 - x1 यानी कि 2 - 4 यानी कि -2 हो जाएगा। फिर अगला आएगा 3 - 7 यानी कि -4 आ जाएगा। फिर 4 - 8 यानी कि -4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, तो यहाँ पे आएगा 1 - -1 तो 2 हो जाएगा, फिर 2 - -2 तो 4 आ जाएगा, फिर 5 - 1 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका रेशियो देखते हैं, तो देखो -2 अपॉन में इसका डायरेक्शन रेशियो यानी कि 2,
और ये आ जाएगा इक्वल -4/4, तो बिल्कुल सही जा रहा है -4/4। और अगला देखो -4/4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सभी वैल्यू क्या मिलने वाला है -1, इसको भी सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा -1। तो सभी का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि L1 इज पैरेलल टू, सो L1 इज पैरेलल टू L2, और ये हो गया प्रूव्ड, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आ गया, तो ये पैरेलल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स ये एंड ये इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट ये। देखो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन बनाया था, ठीक है, कि दो लाइन से, दो पॉइंट से एक लाइन पास करे, उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना है, फिर अगले वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम अगर 0 हुआ तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, सही है ना। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही था, ठीक है। तो उम्मीद आप ये सॉल्व कर लोगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस पे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 8, तो 7 आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में है सो दैट द लाइन, दो लाइन का इक्वेशन दे रखा है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। और ये दिया इज इक्वल टू z-1, और जो दूसरा लाइन है वो लाइन है x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3, ठीक है ना। ये दोनों लाइन दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना आएगा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 7 - 5 और 1, तो 7 - 5 एंड 1। और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम चेक कर लेते हैं। तो 7 × 1 कर लेंगे, है ना। 7 × 1 प्लस में -5 × 2, तो -5 इंटू में 2, फिर प्लस में 1 × 3, तो 1 इंटू में 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 7 - 10 प्लस का 3 इक्वल टू 0 आ गया। तो बोलेंगे क्या कि सो गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, है ना। और ये हो गया प्रूव्ड। हमें यही प्रूफ करना था कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन, है ना। दो लाइन का इक्वेशन दे रखा है, हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है 3i कैप प्लस j कैप -2k कैप प्लस लैम्डा इंटू i - j - 2k, i - j - 2k कैप, ठीक है। ये लाइन फर्स्ट का इक्वेशन है। और दूसरा लाइन है r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप 2i कैप माइनस j कैप माइनस 56k कैप प्लस म्यू इंटू 3i कैप माइनस 5j कैप और -4k कैप, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है, हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग डायरेक्शन रेशियो चाहिए हमें। तो डायरेक्शन रेशियो ये वाला होता है जो लैम्डा के बाद वाला है ना, ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर होता है, ये इसका डायरेक्शन वेक्टर है। तो ये हमारा a1 b1 c1 हो गया, a2 b2 c2 हो गया, ठीक है ना। i j का जो कॉफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियोज लिखें तो क्या मिलेगा, डायरेक्शन रेशियो 1, -1, -2। और यहाँ से अगर डायरेक्शन रेशियो निकालें, ठीक है, तो क्या मिलेगा 3, -5, -4। ये इन दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, तो यानी 1 × 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर प्लस में -1 × -5, तो प्लस का 5 हो जाएगा। फिर -2 × -4, तो प्लस का 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √ x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। यानी कि सॉरी, जो डायरेक्शन रेशियो उसका स्क्वायर का सम लिखेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, फिर -1 का स्क्वायर 1, फिर -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। फिर √ यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 25 और प्लस में 16, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 13 और 13 और 3 16, यानी 16 डिवाइडेड बाई 4 और 2 6, √6 आ जाएगा ये। और फिर यहाँ पे √
16 और 9 25 और 50 हो जाएगा, तो √50 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा और बाहर निकालें तो ऊपर में आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 25 दूनी 50, है ना। तो यहाँ पे इसको रूट अंडर लिखते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2 और फिर 50 को लिख सकते हैं 2 × 25। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और ये 2 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 25 का यानी कि 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा √3, तो ये आ जाएगा ये कट जाएगा इससे 8 टाइम्स में, तो वैल्यू हो जाएगा 8/5 √3। तो यहाँ पे आप देखोगे कि थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 8/5 √3 और ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमने फर्स्ट बनाया है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड है इसी टाइप से बनेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, इसमें लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, है ना। इसमें दो क्वेश्चन है 10 में, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालना है। ये दोनों लाइन का इक्वेशन, इसके बीच का एंगल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के जैसा है। ठीक है ना, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखो, एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा 2,2,1। ठीक है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो होगा 4,1,8। ये जो नीचे वाला नंबर यही तो इसका क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो एंगल कैसे निकालेंगे, लिखेंगे cos θ इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई लेंगे, तो कितना जाएगा 4 2 जा 8 आ जाएगा, फिर प्लस में 2 × 1 यानी कि 2 आ जाएगा, फिर 1 × 8 यानी कि 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय √ यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, फिर √4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा ऊपर में 18 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 9 का √3 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना 65 + 16, 65 + 16, तो 6 5 11 के एक बाकी एक और 6 7 1 8 81 यानी कि 9 आ जाएगा, है ना। 9 9 जा 81 होता है। अब इससे ये कट जाएगा 9 2 जा 18 यानी कि 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि थीटा इज इक्वल टू आएगा cos इनवर्स 2/3, cos इनवर्स 2/3 और ये इसका आंसर हो गया, है ना। हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना था। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है ये। ठीक है, 10 का फर्स्ट cos इनवर्स 2/3 बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको जो सेकंड पार्ट है इसी तरह से बनेगा, आप बना लोगे। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइन्स ये आर राइट एंगल। अच्छा, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ P की वैल्यू निकालना है ताकि ये दोनों लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर लाइन का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे अगला है z-3/2, ये लाइन फर्स्ट का इक्वेशन है। एंड जो सेकंड लाइन है वो है 7 - 3x 7 - 7x डिवाइडेड बाई 7 - 7 डिवाइडेड बाई 3p इज इक्वल टू y-5 अपॉन में 1 है, फिर इक्वल टू 6 - z डिवाइडेड बाई 5 है। ठीक है, ये दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। ये गिवन है कि परपेंडिकुलर है, तो हमें ये P की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन होता है कि डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम कितना होता है, 0। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 नहीं है तो माइनस कॉमन लेंगे, उसको नीचे भेज देंगे, तो इसको लिख देंगे इस तरह से। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं x - 1 डिवाइडेड बाई -3। क्या किया हमने, ऊपर से माइनस कॉमन लिया, नीचे डाल दिया। अब यहाँ पे देखो 7 हम लोग कॉमन ले लेते हैं और 7 इसके नीचे डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा y - 2 डिवाइडेड बाई 2/7 और यहाँ पे p हो जाएगा। जो हमने 7 कॉमन लिया तो उसके नीचे डाल दिया। ठीक है ना, अब देखो 7 जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर इतना ही आएगा। ये तो ऑलरेडी सही है, z - 3, z का कोफिशिएंट 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस लाइन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से -7 कॉमन लेंगे, इसके नीचे डाल देंगे, तो क्या बचेगा x - 7 और नीचे आ जाएगा -3/7 और p। अब देखो 7 जब ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो तो इतना ही आएगा। ठीक है ना, आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे y - 5/1 ये तो पहले सेट है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये फोटो पलट जाएगा यानी कि z - 6/-5।
ठीक है, तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे देखो इसका जो डायरेक्शन रेशियो वो कितना है, डायरेक्शन रेशियो -3,2/7p, और ये 2 है, और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो है -3/7p, फिर -1 और -5। इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो हमने निकाल लिया। अब हम लोग बोलेंगे चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगाएंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई का सम हम लोग क्या लेंगे, 0। तो -3 को इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/7p, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 2p/7, ठीक है। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो माइनस का 10 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 7 एलसीएम ले लेते हैं, तो 7 एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 9p प्लस में 2p, और यहाँ जाएगा -70 इक्वल टू 0। जो हमने 7 एलसीएम लिया था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 11p इक्वल टू 70 हो जाएगा, यानी p इक्वल टू 70/11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं, 9 2 11, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए, -3 × -3 3 जा 9 और 7p आ जाएगा, ठीक है। 2/7 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2/7p, फिर 2 को -5 से -10 हो गया, ठीक है। अच्छा, एलसीएम ले लेंगे 7, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा, यहाँ पे 9p और प्लस का 2p, 9 2 11, हाँ सही है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 11 का है, 11 का 70/11 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है कि L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है, ठीक है। इसको L1 मान लेते हैं। L1 कितना दिया हुआ है, L1, M1 और N1, ये तीनों क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है लाइन फर्स्ट का। अब अगला डायरेक्शन कोसाइन है दूसरे लाइन का, यानी कि L2, M2, N2। अब यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि L1 और L2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ठीक है ना, लाइन, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज आर इतना। हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है होगा, एक लाइन जो होगा वो L1 और L2 दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, उसका जो डायरेक्शन कोसाइन आएगा इतना आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि M1 N2 माइनस M2 N1, है ना, पहला डायरेक्शन कोसाइन हुआ। फिर अगला है N1 L2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में आप चेक कर लें, यहाँ पे N1 माइनस L2 लिखा है, एक्चुअली में वो N1 × L2 है, और माइनस N2 L1, ठीक है। और एक और है L2 M2, सॉरी L1 M2 है, L1 M2, फिर माइनस L2 M1। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, कि एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है जो L1 और L2 दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, उसका डायरेक्शन कोसाइन इतना आएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन which is perpendicular to L1 and L2। हम उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को मान रहे हैं जो लाइन L1 और L2 दोनों पे परपेंडिकुलर है। क्या मान लेते हैं, L, M और N मान लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा हमने मान लिया। तो सोचो, क्योंकि जो परपेंडिकुलर जो लाइन है वो लाइन L1 पे भी परपेंडिकुलर है, L2 पे भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डायरेक्शन इसको L मान लेते हैं, लाइन को हमने L मान लिया, ठीक है ना। जिस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना उसको हमने L मान दिया। अब बोलो L जो है वो L1 पे भी परपेंडिकुलर है और L जो है वो L2 पे भी परपेंडिकुलर है। क्योंकि L जो है वो परपेंडिकुलर है L1 पे, तो हम लोग कहेंगे कि इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि L × L1 प्लस M × M1 प्लस N × N1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग बोलेंगे L जो है परपेंडिकुलर है L2 पे भी, तो इसका मतलब L × L2 प्लस M × M2 प्लस N × N2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 आ गया। इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है L, M, N
एल एम और एन। तो यहाँ पे लिखेंगे एल, यहाँ लाइन खींचेंगे इक्वल टू माइनस एम, ऑल्टरनेट साइन के साथ लिखते हैं, और यहाँ पे एन। ठीक है, अब एल वाले को ढक देंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ध्यान रहे एम और एन, एल एम एन ये हमारे लिए वेरिएबल है तो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो m1 को n2 से, तो m1 n2 आ जाएगा, m1 n2। ठीक है, फिर अगला देखो, फिर माइनस लेंगे, फिर m2 n1 हो जाएगा, m2 माइनस में m2 n1 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर m वाले को ढकेंगे तो l1 इंटू n2, l1 इंटू n2, फिर माइनस l2 इंटू n1, l2 इंटू n1, फिर इसको ढकेंगे तो l1 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे, l1 m2, फिर माइनस l2 m1, l2 m1। ठीक है ना, ये आ गया। तो आप देखो l की जो वैल्यू है वो हम लोग ये लिखेंगे, तो बोलेंगे क्या कि डायरेक्शन कोसाइंस r। ठीक है ना, क्या क्या लिखेंगे, m1 n2 माइनस m2 n1। ठीक है ना, अगला है यहाँ पे देखो ये माइनस ऊपर है तो इस माइनस को हटाना पड़ेगा, तो नीचे जो है कि हम लोग माइनस यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है ना, तो माइनस लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा कितना, l1 n2, फिर माइनस l2 n1, फिर अगला आएगा कितना, l1 m2 माइनस l2 m1। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आने वाला है m1 n2 माइनस m2 n1 कॉमा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको पहले लिखते हैं। तो l2 n1 माइनस l1 n2, फिर अगला आ जाएगा l1 m2, फिर माइनस l2 m1। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं कि क्या यही वैल्यू आया है, m1 n2, ठीक है, m2 n1 सही है, फिर n1 l2, देखो मल्टीप्लाई में आगे पीछे चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर l1 n2 सही है, फिर l1 m2 और l2 m1, और यही इसका डायरेक्शन कोसाइन आ गया है ना। तो ये हो गया प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था कि डायरेक्शन कोसाइन इतना आएगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा हुआ है कि अगर हमें पॉइंट पता हो, डायरेक्शन रेशियो पता हो, तो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला है कि पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है ना, तो पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 0,0,0, क्योंकि ओरिजिन है, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो होगा वही डायरेक्शन रेशियो हम यूज करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1,0,0, क्योंकि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो ये होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, है ना, x माइनस जीरो अपॉन में 1 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन में 0, फिर z माइनस 0 अपॉन में 0। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x/1 इज इक्वल टू y/0 इज इक्वल टू z/0। ये इसका आंसर हो गया है ना। जो हमें इक्वेशन चाहिए था वो इक्वेशन आ चुका है। चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में दिया है। ये हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है, अगर वेक्टर फॉर्म में हो तो भी हम लोग लिख सकते हैं ना। ये कार्टेशियन फॉर्म में ही आंसर छोड़ दिया, अगर हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो भी हम लिख सकते थे। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू इसके, है ना। तो यहाँ पे देखो पॉइंट जो दिया हुआ है, पॉइंट दिया है 1 2 3 और पैरेलल है किसके, तो जो लाइन पैरेलल है वो उसका वेक्टर दिया है कितना, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो r वेक्टर इज इक्वल टू जो पॉइंट है उसको लिखेंगे, यानी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ पे लैम्डा लिखेंगे और इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो यहाँ लगा देंगे, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ये हमने ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चेक कर लेते हैं क्या दोनों फॉर्म में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हाँ वेक्टर फॉर्म में ही छोड़ दिया, तो चलो हमने वेक्टर फॉर्म में ही छोड़ दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ये दिया हुआ है, तो इसका वेक्टर इक्वेशन लिखना है। देखो कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस 4/7 और इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन में 2। ठीक है, ये कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट आपको पता होगा जो x के साथ जो नंबर होता है माइनस में वो होता है पॉइंट। तो यहाँ पे देखो माइनस में 5 है, यानी पॉइंट जो हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग पॉइंट जब लिखेंगे तो पॉइंट आ जाएगा कितना 5 कॉमा, देखो +4 है तो इसको -4 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि माइनस के साथ होना चाहिए था।
यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे +6 हो जाएगा पॉइंट, ठीक है ना। और पैरेलल टू किसके पैरेलल होगा, जो एक वेक्टर दिया होगा कौन सा, 3i कैप 3i कैप और 7j कैप, तो बोलेंगे 3i कैप प्लस 7j कैप और प्लस 2k कैप, ठीक है, ये आ गया। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म, तो बोलेंगे पॉइंट पहले लिखेंगे, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू पॉइंट क्या है 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप और प्लस में लैम्डा इंटू यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन वेक्टर है 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। बस ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म में आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, तो स्पेस है तो यहाँ पे 16 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड 5, -2 एंड 3। देखो 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए मान लेते हैं, है ना, 2 पॉइंट है, ए पॉइंट है कितना 0 0, चूंकि ओरिजिन है तो 0 0 0 होगा, और बी पॉइंट है 5 -2 एंड 3, 5 -2 एंड 3। तो डायरेक्शन रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, तो x2 - x1 यानी 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, पहले वेक्टर फॉर्म में फिर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि दोनों लिखना है, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो देखो वेक्टर फॉर्म पहले हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, बोलो आर वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है ना, पॉइंट को लिखेंगे, पॉइंट तो सभी ये है ना, तो यहाँ पे तो सब 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या लैम्डा इंटू और 5i कैप हाँ ठीक है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, ये आ गया। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। एक बार चेक कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म हम लोग क्या हमारा ये वैल्यू सही आ रहा है। तो हम लोग कौन सा कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सही है। अब देखो अब हम लोग लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यूज करेंगे, तो x - x1 जो पॉइंट है तो 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में डायरेक्शन रेशियो यानी कि 5 हो जाएगा, इक्वल टू y - y1 0 हो जाएगा, अपॉन में -2, फिर अगला आएगा z - z यानी कि z -0 अपॉन में कितना आएगा 3। बस ये हो गया इसका कार्टेशियन फॉर्म। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्वेश्चन नंबर 17 में है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ वेक्टर इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। तो वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए हमें पॉइंट चाहिए है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, अच्छा 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एंड एक दूसरा पॉइंट है 3 4 6 4 6। तो इसका तो आप लिख सकते हो खुद से, है ना। डायरेक्शन रेशियो इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा इसका 3 - 1 यानी कि 4 हो जाएगा, फिर अगला 4 - 0 4 आ जाएगा, 6 - 2 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखें, वेक्टर फॉर्म, है ना, इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना, इक्वेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू जो पॉइंट होगा यानी कि -i कैप, j कैप तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो 0 है, फिर अगला आ जाएगा 2k कैप और फिर प्लस में लैम्डा इंटू जो डायरेक्शन वेक्टर होगा 4i कैप 4j कैप प्लस 4k कैप। बस ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखा है, वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो ये तो अब हम लोग फटाफट लिख सकते हैं जी, x + 3/2 y - 5/4, है ना, अभी मैंने आपको लिख के दिखाया भी है, और z + 6/2, तो z + 6/2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पॉइंट कितना आएगा, पॉइंट आ जाएगा -3 5 एंड -6, -3, 5 एंड -6, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियोज की बात करें 2 4 2 आ जाएगा, 2 4 2। तो इसका अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, है ना, वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है ना। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन दिया, वेक्टर इक्वेशन लिखना है। तो देखो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू जो पॉइंट है -3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप प्लस लैम्डा लिख लेंगे, और डायरेक्शन वेक्टर यानी 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बस इसका हो गया आंसर, है ना, बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर। अच्छा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था, इसको ए वेक्टर दिया हुआ है कितना 2i कैप -j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है।
एंड इट इज डायरेक्शन ऑफ, अच्छा बी वेक्टर भी दे दिया है, कितना दिया हुआ है, वो है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप है, ठीक है ना। हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना था, इस पॉइंट को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं कि पॉइंट कितना आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 2, -1, 4 आ जाएगा, और डायरेक्शन वेक्टर कितना आ जाएगा 1, 2 एंड -1, है ना। तो इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगा, x माइनस x1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई a यानी कि 1 इक्वल टू y माइनस y1 यानी कि +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई -1। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 x माइनस 2/1 y प्लस 1/2 और z माइनस 4/-1। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 20 में है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, दो पेयर ऑफ लाइन दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। चलो एक दो क्वेश्चन और भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा और ब्रैकेट में 2i कैप माइनस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। एक लाइन तो ये हो गया, एंड जो सेकंड लाइन है, एंड जो दूसरा लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू वो दिया है 2i कैप प्लस जे कैप 2i कैप प्लस जे कैप प्लस और माइनस के कैप है, माइनस के कैप और प्लस में म्यू इंटू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। हमें निकालना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर मान लो कि दो वेक्टर, दो लाइन का इक्वेशन दिया हो a1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू b1 वेक्टर और दूसरा इक्वेशन है a2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू b2 वेक्टर, ठीक है ना, ये दिया हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था मॉड ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और इसका डॉट लेते थे b1 क्रॉस b2 के साथ और डिवाइड करते थे b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे। ये था फार्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो जो पॉइंट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग a1 वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे a1 वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे a1 वेक्टर हो जाएगा i कैप प्लस j कैप, ठीक है। अच्छा यहाँ पे a2 वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a2 वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। अच्छा अब b1 b2 लिख लेते हैं। तो b1 कितना है, तो b1 ये लैम्डा के बाद वाला यानी कि b1 वेक्टर क्या आएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और b2 वेक्टर आएगा इसके म्यू के जो बाद वाला है यानी कि 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। ये आ गया। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें a2 माइनस a1 भी चाहिए, b1 क्रॉस b2 भी चाहिए। तो आप पहले a2 माइनस a1 निकाले थे। तो a2 माइनस a1 वेक्टर कितना आएगा 2i माइनस i यानी कि i कैप j कैप माइनस j कैप तो 0 हो जाएगा, माइनस k कैप हो जाएगा, है ना, माइनस k कैप। तो a2 माइनस a1 तो निकालनी है। अब b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप। फिर इसके बाद b1 के कोफिशिएंट को लिखेंगे यानी कि 2 माइनस 1 एंड 1। फिर अगला 3 माइनस 5 एंड 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस एंड प्लस, तो आई कैप ब्रैकेट इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -2 प्लस का 5 हो जाएगा। फिर माइनस का जे कैप इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा। फिर प्लस का के कैप, ठीक है ना। अब इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -10 और प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3i कैप और यहाँ पे माइनस का जे कैप और यहाँ पे माइनस का 7k कैप आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है ना।
तो कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा, √59। ठीक है, बस अब हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 वैक्टर, जो कि ये रहा आई कैप माइनस के कैप। ठीक है ना, इसका डॉट लेंगे B1 क्रॉस B2 के साथ, तो B1 क्रॉस B2 तो ये रहा, तो ये लिखेंगे 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 7k कैप। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय अब B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से यानी कि √59। ठीक है, अब इन दोनों का डॉट लेंगे, तो डॉट कैसे करेंगे, i को i के साथ यानी कि 3 आ जाएगा, फिर k को k के साथ, तो प्लस में 7 हो जाएगा और ये मैग्नीट्यूड के अंदर रहेगा, है ना, और डिवाइडेड बाय √59, तो 7 3 10, तो आ जाएगा कितना 10 बाय √59, और ये इसका आंसर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं एक बार, 10 बाय √59 बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है, ये फॉर्मूला यूज करना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है ना, मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, सेकंड नहीं, इसका मैं आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तब देखो क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में टोटल 5 क्वेश्चन है और सभी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है बिल्कुल एक जैसा है, तो वो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पहले होना चाहिए पोजीशन वेक्टर, फिर एक कांस्टेंट, उसके बाद डायरेक्शन वेक्टर, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है टी, वो इसमें मिक्स कर दिया है। ठीक है ना, तो हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आई जे के वाले को एक साथ करते हैं, फिर टी वाले को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो कैसे लिखेंगे वो देखना, तो यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू, जिसमें टी नहीं आएगा वो क्या बनेगा, वो आई कैप मिलेगा, यहाँ से -2j कैप, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आई कैप -2j कैप, और यहाँ से मिलेगा प्लस का 3k कैप, प्लस का 3k कैप मिल गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे टी वाले को लिखते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं प्लस में और यहाँ लिख लेते हैं टी। ठीक है ना, अब टी वाले का कोएफिशिएंट देखो, तो आ जाएगा माइनस का आई कैप, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आई कैप, फिर यहाँ पे देखो प्लस का जे कैप आएगा, प्लस का जे कैप, और यहाँ पे के का जो टी का जो कोएफिशिएंट आएगा -2k कैप आएगा, -2k कैप। ठीक है ना, तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है ना, पहले आई वाले को लिखेंगे जिसमें एस नहीं हो, तो आई कैप, यहाँ से मिलेगा माइनस का जे कैप, और यहाँ से मिलेगा माइनस का के कैप। सब अब माइनस कैसे, यहाँ पे देखो आगे माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, और प्लस में यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो एस है, तो यहाँ पे एस लिख लेंगे ब्रैकेट में। अब एस का जो कोफिशिएंट मिलेगा वो मिलेगा आई कैप, और यहाँ से मिलेगा 2j कैप, और यहाँ से जो मिलेगा -2k कैप, क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि a1 वेक्टर क्या है, तो यहाँ पे देखोगे a1 जो वेक्टर है वो पॉइंट होगा ये वाला, यानी i -2j कैप और प्लस का 3k कैप। यहाँ पे a2 जो वेक्टर होगा वो नीचे वाला, यानी कि i कैप -j कैप और माइनस का k कैप हो गया। ठीक है ना, अब b1 वेक्टर लिख लेते हैं, तो b1 वेक्टर उसका डायरेक्शन वेक्टर होगा, यानी कि -i कैप प्लस j कैप -2k कैप, और b2 वेक्टर जो होगा वो होगा इसका डायरेक्शन वेक्टर, यानी कि i कैप प्लस में 2j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, अब हमें यहाँ पे a2 -a1 निकाल लेना चाहिए, तो a2 वेक्टर -a1 वेक्टर क्या आएगा, a2 -a1 0 हो जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो j कैप आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो -4k कैप आ जाएगा। अब b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं, तो b1 क्रॉस b2 निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप, यहाँ पे कोफिशिएंट लिखेंगे b1 का, यानी -1 1 एंड -2, अगला आएगा 1 2 एंड -2, इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे आई कैप, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो -4 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का जे कैप, ठीक है, माइनस का जे कैप, यहाँ पे कितना आएगा, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो ये आ जाएगा 2 + 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है के कैप, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो -2 -1 -1 आएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आई तो गायब हो जाएगा, ये बचेगा कितना माइनस का 4j कैप बचेगा, माइनस का 3k कैप, ये आ गया। अब इसके मैग्नीट्यूड को भी निकाल लेते हैं, तो b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, आई तो है ही नहीं,
-4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 5 आ जाएगा। 25, 25 का रूट 5 आ जाएगा। अब देखो, अब हम लोग निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है a2 - a1 वेक्टर, जो कि हमने निकाल रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे j कैप -4k कैप, इसका डॉट लेंगे b1 क्रॉस b2 के साथ। तो b1 क्रॉस b2 तो ये रहा -4j -3k, -4j -3k कैप डिवाइडेड बाय, और ये इसका मैग्नीट्यूड यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा -4 और प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है ना, और इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो कितना आएगा, 12 में 4 गया 8, तो 8/5 आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आना चाहिए 8/5। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। ये दोनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से हम लोग पहले a1 वेक्टर लिख लेते हैं। तो a1 वेक्टर क्या होगा, पॉइंट होता है। पॉइंट क्या होगा, -1 एंड -1। तो यहाँ पे आ जाएगा -i कैप -j कैप -k कैप। ठीक है ना, और यहाँ पे b1 कौन सा हो जाएगा, जो डायरेक्शन रेशियो होता है, यानी कि b1 जो वेक्टर होगा वो आ जाएगा 7i कैप -6j कैप और प्लस का k कैप हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से हम लोग ये a1 था और ये b1 था, तो यहाँ पे हम लोग a2 वेक्टर लिखेंगे। तो ये पॉइंट वाला होता है, यानी कि 3, 5 एंड 7। तो 3i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 7k कैप। ठीक है ना, अब यहाँ पे b2 वेक्टर लिखेंगे जो कि डायरेक्शन रेशियो से जो बनेगा, यानी i कैप -2j कैप और प्लस का k कैप। तो हमने a1 b1 a2 b2 दोनों निकाल लिया। अब आपको इस फॉर्मूले को यूज कर देना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेना है। तो उम्मीद है आप इसको निकाल लोगे। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।